Good evening, friends. Today I am Ankur Mehrotra here to present you the very interesting topic that is related to Farm Act. As you know, it becomes a trending topic in the present day. After Republic Day, that is on the tractor parade, it becomes a very interesting topic, and we all want to know who is right. That is किसान की सरकार कौन सही कौन गलत है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि कौन सही कौन गलत पर। फार्मर्स प्रोटेस्ट, फार्मर ने प्रोटेस्ट आखिर करी क्यों? ऑन 27 September 2020 इंडियन फार्मर्स प्रोटेस्ट इज एन ऑनगोइंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द 3 फार्म एक्ट्स। 2020 में 27 सितंबर को हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 3 फार्म एक्ट पास किए गए बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसी को लेके ये प्रोटेस्ट चली आ रही है। फार्मर का कहना है कि ये जो फार्म एक्ट पास किए गए हैं ये हमें एक्सप्लॉइट करेंगे, मींस बर्बाद करने के ऊपर है बाय बिग कॉरपोरेशंस। मतलब बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो हमें इसमें उसके ज़रिए में ये एक्सप्लॉइटेशन कर सकता है। हमारी बार्गेनिंग पावर मतलब जो मोल भाव करने की क्षमता है उसे ख़त्म कर सकता है, और जो मिनिमम प्राइस सिस्टम है वो उसे कमज़ोर करने में साथ दे सकता है। गवर्नमेंट वर्सेस प्रोटेस्टर्स, गवर्नमेंट का क्या व्यू है 3 फार्म एक्ट लाने के पीछे, मतलब उनका क्या मोटिव था फार्म एक्ट को लाने के पीछे, और प्रोटेस्टर को क्या लग रहा है कि वो उन्हें क्या नुकसान हो सकता है इन फार्म एक्ट से। गवर्नमेंट का कहना है कि जो फार्मिंग सेक्टर की इफ़िशियंसी है वो इंक्रीज़ होगी, जो कि आज के समय में फार्मर का जो फार्मिंग सेक्टर है हमारे इकोनॉमी में वो हाफ ऑफ द कंट्रीज वर्क फोर्स है, और अभी उसके बावजूद भी ये 16% ऑफ द जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो गवर्नमेंट का मेन मोटिव यही है कि इफ़िशियंसी जो है फार्मिंग सेक्टर की फार्मिंग ट्रेड होने की वजह से बढ़ सकती है। पर प्रोटेस्टर का कहना है कि स्मॉल लैंडलॉर्ड्स जो होंगे, जो कि मतलब आज के समय में स्मॉल लैंडलॉर्ड्स और मार्जिनल लैंडलॉर्ड्स ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, तो उनका जो बिज़नेस है वो बिग कॉरपोरेशन के पास है, तो वो रिस्क में आ सकता है। प्रेजेंट केस क्या है, मतलब अभी हमारे 3 फार्म एक्ट आने से पहले केस कैसे चल रहा था, मतलब फार्मिंग सेक्टर कैसे रन कर रहा था। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल एजेंसी है वो और स्टेट एजेंसीज दोनों मिलके प्रोक्योरमेंट करते थे वीट और पैडी का अंडर मिनिमम प्राइस सिस्टम के। और मिनिमम प्राइस सिस्टम क्यों रखा गया? टू इंश्योर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर्स, मतलब फार्मर को उनकी मेहनत से ज़्यादा ही पैसा मिले, इसलिए ये मिनिमम प्राइस सिस्टम लॉन्च किया गया था। बिफोर, हर बार हार्वेस्ट होने से पहले ही रबी की क्रॉप हो चाहे किसी की भी क्रॉप हो, उससे पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा मिनिमम प्राइस सिस्टम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP अनाउंस कर देती थी। Nearly 6% farmer sales on MSP. Government announces MSP only for 23 crops. FCI plus state agencies in consultation with SG establish purchase centers and mandis and key points. कहने का सीधा मतलब ये है कि अभी जो हमारे इंडिया में कल्चर चल रहा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फार्मिंग सेक्टर से रिलेटेड, उसमें क्या होता था कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और स्टेट एजेंसीज मिल के प्रोक्योरमेंट करती थी। प्रोक्योरमेंट का यहाँ पर मतलब है कि मतलब खरीदती थी और बेचती थी अंडर मिनिमम प्राइस सिस्टम, जिससे कि फार्मर्स को रेम्यूनरेटिव रिटर्न मिले, मतलब उनकी मेहनत का पैसा उन्हें ज़रूर मिले। और हार्वेस्ट से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर बार मिनिमम प्राइस सिस्टम अनाउंस कर देती है। गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस सिस्टम 23 क्रॉप के लिए अभी करती है सिर्फ, और FCI प्लस स्टेट एजेंसीज जो हैं स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से, मतलब उनके सजेशन के बाद परचेज सेंटर इस्टेब्लिश करती है मंडीज़ में, जिससे कि बाय और सेल हो सके क्रॉप्स की। प्रोटेस्ट एंड ओवरव्यू, प्रोटेस्ट आखिर किस बात पर चल रहा है? 3 laws enacted on 27 September 2020 to provide farmers with multiple marketing channels. आखिरकार फार्मर्स प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो किस बात से रिलेटेड है? 3 फार्म एक्ट्स लॉन्च किए पास किए गवर्नमेंट ने 27 सितंबर को। उनका मोटिव था
फार्मर्स को मल्टीपल मार्केटिंग चैनल्स प्रोवाइड करना, डेट इज थ्रू ई मार्केटिंग। देर इज अ करेंटली वाइड स्प्रेड फार्मर प्रोटेस्ट हैपनिंग अगेंस्ट द 3 रिफॉर्म्स। फर्स्ट लॉ क्या था? फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, द एसेंशियल्स कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। जो हमारा फर्स्ट एक्ट था, एक्ट 1 फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स रहे? सबसे पहले उसका प्रोस था, मतलब बेनिफिट क्या मिल रहा था फार्मर्स को ये था कि वो जो उनकी रजिस्टर्ड मंडीज़ हैं उसके बाहर भी जाके सेल कर सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट था कि वो रजिस्टर्ड मंडीज़ के बाहर भी जाके सेल कर सकते थे, फ्री टू सेल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। उसके बाद इस एक्ट के आने की वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है, एक्सपेंडिचर ऑन मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस होगा क्योंकि ई मार्केटिंग का ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इसमें, और प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर ई ट्रेड, मतलब ई ट्रेड के लिए स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। पर फार्मर्स इसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेल्स आउटसाइड द एपीएमसी, मतलब अगर एपीएमसी के बाहर प्रोटेस्ट होगी तो ये रिवेन्यू लॉस होगा स्टेट्स के लिए, और मंडी स्ट्रक्चर जो है आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। अगर ई ट्रेड होने लगेगा तो आने वाले समय में मंडी स्ट्रक्चर जो है ख़त्म होने की उम्मीद पर हो सकता है, और उससे क्या होगा, एमएसपी आने वाले समय में वो भी ख़त्म हो जाएगा। विद एग्रीकल्चर ट्रेड आउटसाइड ऑफ द मंडी रिजल्ट इन क्राइसिस ऑन द लाइवलीहुड ऑफ द कमीशन एजेंट, जो वहाँ पर ब्रोकर होते थे, दलाल होते थे, जो इधर की क्रॉप उधर करके मतलब सेल कर देते थे, तो उससे उन्हें बेनिफिट मिल जाता था कमीशन के तौर पर, तो उनका भी लॉस होगा, तो उनके रहन सहन में, लाइवलीहुड में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। सेकेंड एक्ट आखिर क्यों आया? देयर विल बी अ प्रोस एंड कॉन्स ऑफ सेकेंड एक्ट। There will be a provision to create a national framework on agriculture agreements of contract farming. Basically, it is related to provide farmers assurance related to price. Can contract with anyone at predetermined price. मतलब वो किसी भी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे प्राइस से रिलेटेड। सबसे पहले फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विसेज एक्ट का मोटिव ये था कि एक ये प्रोविज़न क्रिएट कर देगा नेशनल लेवल पर कि उससे जो एग्रीकल्चर के एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एग्रीमेंट है, ये हो सके, जिससे कि मतलब प्री डिटरमाइंड प्राइस पर, मतलब क्रॉप जब उन्होंने हार्वेस्ट करने से पहले ही वो मतलब प्री डिटरमाइंड प्राइस पर ही मतलब वो सेल और बाय का डिसीज़न कर सकते हैं। स्मॉल फार्मर जिनके पास लेस देन 5 हेक्टेयर्स की लैंड है उनको बेनिफिट मिलेगा इसमें। उसके बाद मार्केट की जो अनसर्टिनिटी होती है, फ्लक्चुएशन होता है प्राइस का, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। कभी प्राइस कम हो जाते हैं तो उससे भी उन्हें बेनिफिट मिलेगा कि उन्हें उसकी टेंशन नहीं रहेगी। उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, लोन फैसिलिटी, इंश्योरेंस सर्विसेज एंड मैनी अदर फैसिलिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू दिस एक्ट। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट 30 दिन में उसका सॉल्यूशन देगा। फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO विल बी क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स। अब इतने सारे बेनिफिट के बावजूद भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों हुई? ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेसिंग फार्मर्स परफॉर्मेंस विल बी वीक इन डिस्कसिंग द सेल्स एंड परचेज टर्म विद द स्पॉन्सर्स। अब सबसे बड़ी बात ये आई कि गवर्नमेंट ने एक्ट तो पास कर दिया, पर ये नहीं सोचा कि कुछ फार्मर्स जो होंगे उसमें से पढ़े लिखे नहीं होंगे, एजुकेटेड नहीं होंगे, तो उन्हें नॉलेज कम होगी, तो वो जो स्पॉन्सर्स होते हैं मेनली बिजनेसमैन, उनसे परचेस एंड सेल एग्रीमेंट पर इतने अच्छी तरीके से डिस्कस या आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाएंगे, जिससे उनकी परचेज और सेल की जो क्षमता होती है वो कम हो जाएगी। कम प्राइस पर वो सेल करना पड़ जाएगा उन्हें, और बिजनेसमैन क्या होंगे, वो प्रॉफिट बना लेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होगा, जैसे बिजनेसमैन ने उनसे परचेस कर ली क्रॉप्स, पर जब उनके पास एक्सेस क्वांटिटी में होंगी तो वो जो फार्मर्स होंगे तो उनसे कहेंगे कि अभी मेरे पास 1000 टन है तो मैं क्यों खरीदूँ, तो वो कहेंगे तुम हमें इतने में दो तो हम खरीद लेंगे। तो उससे क्या होगा, फार्मर्स को मजबूरी में उनके पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी ना होने की वजह से तो उन्हें वो सेल करना पड़ेगा बिजनेसमैन को। क्योंकि यहाँ पर जो सेल करने वाले मतलब जैसे स्मॉल फार्मर्स जो हैं विद लेस देन 5 हेक्टेयर्स जिनके पास लैंड है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में है इंडिया में। तो इससे क्या होगा, बिजनेसमैन प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि उनके पास जो पहले ख़रीदा था मान लो 10 रुपये में 1 टन
10 रुपये 1,000 टन जो था 10 रुपये के हिसाब से ख़रीदा था, तो आने वाले समय में जब उनके पास एक्सेस क्वांटिटी होगी तो वो फार्मर से आर्ग्यूमेंट करेंगे कि इतने में दो उतने में दो, तो शायद वो 5 रुपये के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, फार्मर्स की जो आर्ग्यूमेंट करने की क्षमता होगी वो कम होगी और उनको उतना अपनी मेहनत का पैसा नहीं मिल पाएगा। लार्ज कंपनीज एंड द ऑर्गेनाइजेशन इन प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज रिसोर्सेज इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट। और कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन होंगे उन्हें कोई लॉस होना ही नहीं है, वो तो प्रॉफिट में वैसे भी है, क्योंकि वो आगे जाके जब मार्केट में सेल करेंगे तो प्रॉफिट पर सेल करेंगे, चाहे वो कम में खरीदें चाहे ज़्यादा में खरीदें। एक्ट 3 पर क्यों प्रोटेस्ट हुई और उसके क्या प्रॉस थे क्या कॉन्स थे। सबसे पहले इसका नाम द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट, मतलब ये एक्ट पहले भी आ चुका है पर इसमें अब अमेंडमेंट की गई है। अब इसमें क्या है, इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट इन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि जो इनके ग्रेन होंगे पल्सेस होंगे वो किसी भी क्वांटिटी में हो, मतलब कोई भी अमाउंट में हो, वो स्टोर करेंगे एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस लाइक वॉर। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया जाएगा कि उसे बढ़ाया जाए, फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए फार्मर्स को, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, फूड सप्लाई चेन मॉडर्नाइज्ड किया जाएगा, कॉम्पिटिटिव मार्केट इन्वायरमेंट विल ग्रो एंड क्रॉप लॉस विल बी स्टॉप्ड। क्रॉप लॉस कैसे स्टॉप्ड होगा, क्योंकि फार्मर्स पहले सोचते थे उनके पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, वो कहाँ रखेंगे, तो अब गवर्नमेंट उन्हें मार्केट प्रोवाइड करेगी पूरी की, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी भी उन्हें मिले, तो इससे क्या होगा, क्रॉप लॉस बहुत कम होने लगेगा। पर तब भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों जारी रही अभी भी। लार्ज कंपनीज विल हैव द एबिलिटी टू स्टोर सो दे कैन पुट प्रेशर ऑन द फार्मर्स टू रिड्यूस द प्राइस। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस द प्राइस विल इंक्रीज ड्रास्टिकली लेटर डिफिकल्ट टू कंट्रोल। मतलब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस जैसे कि वॉर हो जाएगा तो प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं, तो वहाँ पर डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल हो जाएगा, मतलब कंट्रोल करने में दिक्कत होगी। अब प्रोटेस्टर्स फार्मर्स इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने 6 डिमांड कौन सी रखी गवर्नमेंट के आगे। उन्होंने बोला कि मिनिमम हमारी 6 डिमांड्स हैं सिर्फ, कि सबसे पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर गवर्नमेंट क्या करे, उसे लीगल राइट बना दे फार्मर्स का, कि ये जो है फार्मर्स का लीगल राइट है। और वैसे देखा जाए तो इंडिया में 6% फार्मर्स ही ऐसे हैं अप्रॉक्स कि जो एमएसपी पर सेल करते हैं। एमएसपी का मोटिव क्या था कि मतलब उन्हें उतना तो प्राइस मिले ही फार्मर्स को कि उनकी मेहनत का पैसा उन्हें मिल जाए। उसके बाद स्वामीनाथन कमेटी ने जो रिकमेंडेशन की थी एमएसपी पर, उसे एक्सेप्ट किया जाए। और 3rd नंबर डिमांड क्या थी, जो कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड द एडजॉइनिंग ऑर्डिनेंस 2020 है, उसे रिपील किया जाए, मतलब आने वाले समय के लिए टाल दिया जाए। उसके बाद एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए क्या किया जाए, डीजल के प्राइस को 50% रिड्यूस कर दिया जाए। पर उस हिसाब से गवर्नमेंट का मोटिव यहाँ पर यह है कि डीजल के प्राइस अगर हम रिड्यूस कर देंगे तो ज़्यादातर लोग यही करेंगे कि मुझे एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, तो फिर वो प्राइस रिड्यूस कर देंगे, तो फिर उससे क्राइसिस और बढ़ सकती है इंडिया में। विड्रॉल ऑफ द केसेस अगेंस्ट फार्म लीडर्स ऑल ओवर इंडिया, मतलब जो फार्मर्स के लीडर्स हैं या पोएट्स हैं, ह्यूमन्स हैं, उनके खिलाफ जो भी केस चल रहे हैं या फिर वो जेल में हैं, उन केस को ख़त्म कर दिया जाए, रिलीज़ कर दिया जाए उन्हें जेल से। और जो ये 3 लॉ अभी पास किए गए इन्हें आने वाले समय के लिए टाल दिया जाए, मतलब आगे इसे देखा जाए। क्या किया जाना चाहिए था, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था और क्या हुआ, क्या किया जाना चाहिए था। वेयर शुड हैव बीन डन। पास होने से पहले जो है बिल डिस्कस नहीं किए गए पार्लियामेंट में, सबसे बड़ी कमी गवर्नमेंट के पास ये रही। उसके बाद सजेशन फ्रॉम द फार्मर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव बीन डन, मतलब जब हमने एक्ट पास किया तो फार्मर्स से, फार्मर के लीडर से, उनके ऑर्गेनाइजेशन से सबकी सहमति के बाद हमें ये एक्ट लाना चाहिए था। अब हमें क्या करना चाहिए, अब तो जो गलती हो गई उसे सुधारा नहीं जा सकता, पर अब आने वाले समय में हम क्या कर सकती है गवर्नमेंट। सबसे पहला क्या है, ग्रॉस कम्युनिकेशन फेलियर जो हुई है फार्मर और गवर्नमेंट के बीच में, जो भी कम्युनिकेशन फेलियर हो रहा है उसे सबसे पहले सुधारा जाए। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करे, फार्मर के ट्रस्ट को जीते दोबारा से। उसके बाद डिमांड फॉर एमएसपी, फार्मर्स का लीगल राइट है, इसे डिक्लेयर करे। हाँ, पर गवर्नमेंट ने ये कह भी दिया है कि जो एमएसपी का जो लीगल राइट है वो हम रिटर्न में देने के लिए भी तैयार हैं, कि
जो ये एमएसपी है फार्मर्स का अभी भी लीगल राइट है और आने वाले समय में ये 3 फार्म एक्ट के बाद भी रहेगा। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब गवर्नमेंट के और फार्मर्स के बीच में जो भी मतलब अनबन हुई है उसे मिटाया जाए और एक जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब किस आपस में रह रहे थे वैसे ही रहें। और मेरा जो ओपिनियन है इसके ऊपर कि जैसे जीएसटी बिल इंडिया में लाया गया था या कोई भी एक्ट इंडिया में लाए गए हैं आज तक, तो उसके लिए हमेशा कमेटी बनाई गई है। तो वैसे ही फार्म एक्ट के लिए भी पहले कमेटी बनानी चाहिए, उसके बाद सजेशन लेने चाहिए फार्मर लीडर से और फार्मर के ऑर्गेनाइजेशन से और फार्मर से। उसके बाद इस एक्ट को मतलब फार्मर्स को ये पता होना चाहिए कि ये फार्म एक्ट है क्या, क्या इसके प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं। उसके बाद इस एक्ट को लॉ पास करवाना चाहिए और इंडिया में डिक्लेयर करना चाहिए। जैसे कि जीएसटी बिल आया, जीएसटी जब आया था इंडिया में तो बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठा के मतलब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, उन्होंने इसका फ़ायदा उठा के जो जीएसटी में आने वाले लोग भी नहीं थे उनका भी रजिस्ट्रेशन करके कर दिया था। और जो मतलब जिन्हें एजुकेटेड नहीं थे, उन्हें नहीं पता था कि हमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, उन्होंने भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि इंडिया में हो क्या रहा है, मतलब फार्म एक्ट क्या है, उसके क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं। तो जो आरएसएस की एफिलिएटेड कमेटी है भारतीय किसान संघ ने, उन्होंने डिमांड करी है कि गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर को ये बिल भेज दे और उनसे क्वेश्चन किया जाए कि उनसे मतलब बात करी जाए, उसके बाद कमेटी पूरी डिस्कस कर ले इस मैटर को, उसके बाद इस बिल को पास किया जाए। 26 जनवरी को गवर्नमेंट की तरफ से ट्रैक्टर परेड अलाउ करी गई थी फार्मर्स को, पर फार्मर्स ने 37 कंडीशंस के साथ दिल्ली पुलिस से समझौता करने के बावजूद भी ट्रैक्टर परेड को उस आंदोलन के रूप में न लेके नॉन वायलेंस का रूप दिया। Thousands of the farmers protesting against the 3 farm laws began their first kind of a tractor parade in the national capital much before the time they were granted permission by the Delhi police for the event। कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि 26 जनवरी जो कि हमारा रिपब्लिक डे बोला जाता है, उस दिन गवर्नमेंट की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्रैक्टर परेड अलाउ की गई थी फार्मर्स को, पर फार्मर्स ने टाइम जो फिक्स किया गया था उससे पहले ही परेड स्टार्ट कर दी। उसके बाद जो रूट फिक्स्ड किया गया था उसे भी नहीं माना, उसके बाद पुलिस से भी लड़ाई झगड़ा किया, बैरिकेड्स तोड़े और उसके बाद परेड वॉज लीडरलेस एंड डायरेक्शनलेस, मतलब ना उसमें लीडर का कोई रोल दिखाई दिया, ना कोई डायरेक्शन था कि किस रूट से जाना है, किस टाइम पर जाना है, कब वापस लौटना है। इससे अफेक्ट क्या हुआ है, मतलब दिल्ली में क्या चीज़ दिक्कत करी, इंटरनेट सर्विस जो थी वो अफेक्ट हो गई, सब मेट्रो गेट क्लोज करने पड़े दिल्ली पुलिस को, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन हुआ, रिजल्ट इन इमरजेंसी मीटिंग इन द होम मिनिस्टर्स होम। हालात को देखते हुए होम मिनिस्टर ने अपने गृह मंत्री जो कि हमारे अमित शाह हैं, उन्होंने घर पर होम मीटिंग रखी, गृह सचिव को बुलाया गया, पूरी मीटिंग का जायजा लिया गया, जो भी वहाँ पर दिक्कत हुई, क्या क्या किया गया। उसके बाद होम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया कि और भी सीआरपीएफ की 15 कंपनी की टीमें वहाँ पर लगाई जाएं, क्योंकि उन्हें आशंकाएं थी कि आने वाले समय में और प्रोटेस्ट बढ़ सकती है, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद लास्ट में यही कंक्लूजन निकल के आता है कि फार्मर लीडर डज नॉट फॉलो एनी रूल रेगुलेशन, दे गिव एश्योरेंस टू दिल्ली पुलिस टू बी नॉन वायलेंट थ्रू आउट द परेड विद 37 कंडीशन, बट दे डिडंट फॉलो एनी रूल एंड रेगुलेशन। About tractor rally, allegations of the conspiracy in Delhi violence in tractor rally Red Fort. During the tractor rally of the protesting farmers in Delhi, there was a lot of uproar. During this time, a group of protesters managed to enter the Red Fort and hoisted their flag केसरी in the premises. जब ट्रैक्टर रैली की जब परमिशन दी गई तो उन्हें रूट फिक्स किया गया था, उस रूट को फॉलो नहीं किया गया। उसके बाद उन्होंने क्या करा, रेड फोर्ट चले गए, इंडिया गेट चले गए, आईटीओ ऑफिस चले गए, अलग अलग जगह उन्होंने मतलब किया। गाजीपुर से मतलब जो इनकी ट्रैक्टर परेड स्टार्ट हुई वहाँ से बहुत लोग आए, तो इन्होंने क्या करा, रेड फोर्ट में एंट्री मारने की कोशिश करी और वहाँ पर वो सफल भी हुए जाने में। उसके बाद वहाँ पर किसी मतलब अब फार्मर था कि कोई मतलब अलग
पर्सन था, उसने वहाँ पर जाके, जहाँ पर हमारा नेशनल फ्लैग होस्ट किया जाता है, वहाँ पर जाके एक केसरी फ्लैग होस्ट किया जो कि धर्म और शांति का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद भी ऐसा काम किया गया, due to which around 300 artists including children were trapped in the red fort, but later the Delhi police has rescued them। मतलब रेड फोर्ट में 300 पुलिस वाले और कुछ बच्चे और ऐसे लोग मतलब वहाँ पर फंस गए थे, उन्हें बाद में निकाला गया और दिल्ली पुलिस के करीब 300 जवान को मतलब बहुत चोट पहुँची। अबाउट 300 पुलिसमैन इंजर्ड। Thank you. Like, share and subscribe my YouTube channel.